नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की पैसे को लेकर सोच ही बदल दी। किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट टी कियोसाकी ने लिखी है। और इसका जो आधार है वो बहुत दिलचस्प है। लेखक के दो पिता थे, एक जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, उनके असली पिता जो बहुत पढ़े लिखे थे, पीएचडी थे। हाँ, लेकिन जिंदगी भर पैसों की तंगी से जूझते रहे। और दूसरे थे रिच डैड, ये उनके दोस्त के पिता थे। अच्छा। जिन्होंने मेरे ख्याल से 8वीं क्लास के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन वो हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बने। कमाल है। एक ही शहर में दो लोग और पैसे को लेकर सोच में जमीन आसमान का फर्क। बिल्कुल। और यही फर्क, यही सोच इस किताब की बुनियाद है। सही। तो चलिए इस सोच की परतों को जरा खोलते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे असल में है क्या। यहाँ जो बात सच में ध्यान खींचती है वो ये है कि ये किताब सिर्फ अमीर कैसे बने इसके नुस्खे नहीं देती। हाँ। इसका असली जोर है पैसे को समझने पर, जिसे हम फाइनेंशियल लिटरेसी या वित्तीय साक्षरता कहते हैं। तो आज का हमारा मिशन इस किताब के मुख्य विचारों को समझना है और ये देखना है कि वो आज भी कितने काम के हैं। हाँ बिल्कुल, ये जानना कि ये विचार इतने क्रांतिकारी क्यों थे। तो जो सबसे पहली और सबसे बड़ी सीख है इस किताब की वो है पैसे के लिए काम मत करो, बल्कि पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ। हाँ, ये सुनने में एक नारे जैसा लगता है। हाँ। लेकिन जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो ये बहुत गहरा है। ज्यादातर लोगों की तो पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करने में ही निकल जाती है। और इसी को किताब रैट रेस कहती है ना, चूहे की दौड़। एक ऐसा चक्र जिसमें ज्यादातर लोग फंसे हुए हैं। सुबह उठो, काम पर जाओ, मेहनत करो ताकि सैलरी मिले, फिर उस सैलरी से घर के बिल, ईएमआई, दूसरे खर्चे चुकाओ, और महीना खत्म होते होते पैसा भी खत्म। और फिर अगले महीने की सैलरी का इंतजार। ये एक कभी ना खत्म होने वाला पहिया है। मैंने ये खुद महसूस किया है। जब कोई उस चक्कर में होता है तो लगता है कि इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। सही बात है। अगर नौकरी चली गई तो आमदनी का जरिया भी बंद। बिल्कुल। तो फिर ये जो बात है पैसे को अपने लिए काम पर लगाने की, इसका असल में मतलब क्या है? कोई इसे शुरू कैसे कर सकता है? इसका सीधा मतलब है आय के ऐसे स्रोत बनाना जो आपके सक्रिय रूप से काम किए बिना भी पैसा कमा कर दें, जिसे पैसिव इनकम भी कहते हैं। पैसिव इनकम। जैसे कोई बिजनेस जो आपके बिना भी चले, या स्टॉक मार्केट में निवेश जिससे डिविडेंड मिले, या कोई प्रॉपर्टी जिसे किराया है। हाँ, ये वो चीजें हैं जो आप सो रहे हो तब भी आपके लिए पैसा कमा रही होती हैं। अच्छा। और यहीं से किताब का दूसरा और शायद सबसे जरूरी सिद्धांत सामने आता है। आप एसेट और लायबिलिटी की बात कर रही हैं? बिल्कुल। किताब कहती है कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको सिर्फ एक चीज समझने की जरूरत है। क्या? एसेट यानी संपत्ति और लायबिलिटी यानी देनदारी, इन दोनों के बीच का फर्क। किताब की परिभाषा तो बहुत ही सीधी है। एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डाले, पैसा अंदर लाए, और लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकाल ले। बस। ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन मुझे लगता है असल जिंदगी में ये लकीर थोड़ी धुंधली हो जाती है। कैसे? जैसे किताब का सबसे विवादास्पद दावा यह है कि आपका घर जिसमें आप रहते हैं वो आपका एसेट नहीं है। हाँ, वो एक लायबिलिटी है। ये बात मानना थोड़ा मुश्किल है। हमारी समाज में तो घर को सबसे बड़ी संपत्ति माना जाता है। और ये एक बेहतरीन सवाल है। देखिए, यहाँ किताब का फोकस चीज पर नहीं बल्कि उससे जुड़े कैश फ्लो पर है। कैश फ्लो यानी पैसे का बहाव। हाँ, पैसा आपकी तरफ आ रहा है या आपसे दूर जा रहा है। जब आप किसी घर में रहते हैं तो हर महीने आप उसकी ईएमआई भरते हैं ना। हाँ, प्रॉपर्टी टैक्स भी देते हैं, मेंटेनेंस का खर्चा अलग। तो ये सब पैसा आपकी जेब से बाहर जा रहा है। इसलिए उस परिभाषा के हिसाब से वो एक लायबिलिटी है। तो इसका मतलब यह हुआ कि वही घर एक एसेट बन सकता है। हाँ बिल्कुल, अगर आप उसी घर को किराए पर दे दें और उससे आने वाला किराया आपकी ईएमआई और सारे खर्चों से ज्यादा हो, तो अब वही घर आपकी जेब में पैसा डाल रहा है। एग्जैक्टली। अब वो एक एसेट बन गया है। बात घर की नहीं, बात कैश फ्लो की है। अमीर लोग अपनी जिंदगी ऐसे एसेट्स खरीदने में लगाते हैं। और मध्यम वर्ग? मध्यम वर्ग लायबिलिटी खरीदता है, ये सोचकर कि वो एसेट है। जैसे कि एक नई महंगी कार। बिल्कुल। लोग उसे अपनी संपत्ति समझते हैं, पर उसकी ईएमआई, बीमा, पेट्रोल, मेंटेनेंस हर महीने हजारों रुपए निकाल लेता है। लेकिन यहाँ एक और सवाल है, आज के जमाने में क्या एक महंगा फोन हमेशा लायबिलिटी ही होता है? अच्छा सवाल है। अगर कोई कंटेंट क्रिएटर है तो उसके लिए तो वो फोन एक एसेट बन सकता है। हाँ, क्योंकि वो उससे पैसा कमा रहा है।
आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही तो वित्तीय साक्षरता है, ये समझना कि कौन सी चीज आपके लिए एसेट का काम करेगी और कौन सी लायबिलिटी का। सही। एक आम इंसान के लिए महंगा फोन शायद लायबिलिटी हो, लेकिन एक यूट्यूबर के लिए वो एक टूल है, एक एसेट है। तो किताब का सार यही है कि आंख बंद करके चीजें ना खरीदें, बल्कि खुद से पूछें, क्या ये चीज मेरी जेब में पैसा डालेगी या निकालेगी? और ये वो समझ है जो हमें स्कूलों में कभी नहीं सिखाई जाती। हमें मैथ्स, हिस्ट्री सब पढ़ाया जाता है, जो जरूरी भी है। हाँ। लेकिन पैसा काम कैसे करता है, बजट कैसे बनता है, निवेश क्या होता है, इन सब पर कोई बात ही नहीं होती। सही बात है। और कियोसाकी कहते हैं कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये सिस्टम हमें अच्छा कर्मचारी बनने के लिए तैयार करता है, मालिक बनने के लिए नहीं। मतलब ये ज्ञान हमें खुद ही हासिल करना पड़ता है। हाँ, लेकिन ये सिर्फ गणित या निवेश के बारे में नहीं है, ये मनोविज्ञान के बारे में भी है। किताब 2 बड़ी भावनाओं पर ध्यान दिलाती है, डर और लालच। बिल्कुल, ये दोनों हमारे ज्यादातर वित्तीय फैसलों को नियंत्रित करते हैं। चलिए इस डर वाले पहलू पर थोड़ा और बात करते हैं, ये बहुत असली लगता है। नौकरी खोने का डर, बिल ना चुका पाने का डर, गरीब रह जाने का डर, यही डर तो है जो लोगों को एक सुरक्षित नौकरी से चिपके रहने पर मजबूर करता है, भले ही वो वहां खुश ना हो। हाँ, किताब इस डर से निपटने का कोई तरीका बताती है? देखिए, किताब कहती है कि डर को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे समझा और मैनेज किया जा सकता है। अच्छा। ज्यादातर लोग डर की वजह से कोई जोखिम ही नहीं उठाते। वो सोचते हैं अगर मैंने इस छोटी सी जमीन में निवेश किया और पैसे डूब गए तो। रिच डैड का नजरिया अलग था। वो कहते थे कि असफलता तो सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। मैंने अमीर बनने से पहले कई बार पैसे खोए हैं, जबकि गरीब लोग एक बार भी पैसा खोना नहीं चाहते। बिल्कुल, और यही फर्क है। डर आपको सीखने से रोकता है, और फिर जब पैसा आता है तो दूसरी भावना यानी लालच हावी हो जाती है। हाँ, सैलरी बढ़ते ही लोग बेहतर लाइफस्टाइल, बड़ी कार, नया फोन, इन सब के बारे में सोचने लगते हैं। पैसा आता है और खर्च हो जाता है। बिल्कुल। तो डर आपको नौकरी करने पर मजबूर करता है और लालच आपको मिली हुई तनख्वाह खर्च करने पर। और रैट रेस का पहिया घूमता रहता है। रिच डैड का फलसफा है कि इन भावनाओं को अपने ऊपर हावी न होने दें। जब भी कोई बड़ा वित्तीय फैसला लें तो खुद से पूछें कि ये फैसला मैं डर की वजह से ले रहा हूँ या लालच की वजह से, या फिर तर्क की वजह से। तो ये सिर्फ पैसे का प्रबंधन नहीं बल्कि अपनी भावनाओं का प्रबंधन भी है। और इसी से मानसिकता की बात आती है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प तुलना है। अमीर लोग पैसे को एक टूल, एक औजार की तरह देखते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग उसे अपना लक्ष्य मान लेते हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। हाँ, क्योंकि अगर पैसा आपका लक्ष्य है तो आप हमेशा उसके पीछे भागते रहेंगे। आप सोचेंगे अगर मेरी सैलरी 1 लाख हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। और जब वो 1 लाख होती है तो खर्चे भी बढ़ जाते हैं और आप फिर से उसी जगह पर होते हैं। सही बात है। लेकिन अगर पैसा एक औजार है तो आप सोचते हैं मैं इस औजार का इस्तेमाल करके और संपत्ति कैसे बना सकता हूँ। मतलब मैं इस पैसे को काम पर कैसे लगा सकता हूँ ताकि ये मेरे लिए और पैसा कमाए। बिल्कुल, ये तो पूरी सोच को ही बदल देता है। पैसा खुद में मंजिल नहीं है, बल्कि मंजिल तक पहुँचने का एक साधन है। और वो मंजिल है वित्तीय स्वतंत्रता। हाँ, एक ऐसी अवस्था जहां आपको जीने के लिए पैसे कमाने की जरूरत ना पड़े। और ये स्वतंत्रता तभी मिलती है जब आपके एसेट से आने वाली आमदनी आपके महीने के खर्चों से ज्यादा हो जाती है। बिल्कुल, उस बिंदु पर आप चाहें तो काम करें या ना करें, पैसा आता रहेगा। यही असली अमीरी है। तो कुल मिलाकर इसका क्या मतलब निकलता है? इस किताब का सबसे बड़ा प्रभाव शायद ये है कि ये उस धारणा को चुनौती देती है कि एक अच्छी नौकरी ही सफलता की गारंटी है। हाँ, ये सिखाती है कि वो रास्ता असल में उतना सुरक्षित नहीं है जितना हमें बताया जाता है। क्यों? क्योंकि उस रास्ते पर आपका नियंत्रण आपके हाथ में नहीं होता। सही। नियंत्रण बॉस या कंपनी के हाथ में होता है। बिल्कुल। अर्थव्यवस्था में मंदी आती है, कंपनी आपको नौकरी से निकाल देती है और आपकी आय का स्रोत तुरंत बंद। तो किताब का तर्क है कि असली सुरक्षा आपकी नौकरी में नहीं, बल्कि आपकी वित्तीय समझ और आपके बनाए हुए एसेट्स के पोर्टफोलियो में है। तो ये एक दूसरा नजरिया पेश करती है। लेकिन कई आलोचक ये भी कहते हैं कि कियोसाकी की सलाह कुछ ज्यादा ही सरल है और इसमें जोखिमों को कम करके आंका गया है, जैसे हर कोई रियल एस्टेट या बिजनेस में सफल नहीं हो सकता। ये एक वाजिब आलोचना है।
किताब आपको क्या करना है ये तो बताती है, लेकिन कैसे करना है उसकी बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाती। तो ये एक तरह से एक शुरुआती बिंदु है। हाँ, ये एक मानसिकता बदलने वाली किताब है, ना कि कोई स्टेप बाय स्टेप गाइड। इसका मुख्य उद्देश्य आपको सोचने पर मजबूर करना है। तो अगर हम इन सभी विचारों को जोड़कर देखें, दो पिताओं की सोच, एसेट लायबिलिटी का नियम, डर और लालच पर काबू, और पैसे को एक टूल समझने की मानसिकता, तो ये सब मिलकर पैसे के प्रबंधन के लिए एक नया फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। बिल्कुल। और इसका सार ये है कि वित्तीय स्वतंत्रता सिर्फ ज्यादा कमाने से नहीं आती, हाँ, बल्कि ये समझने से आती है कि पैसा काम कैसे करता है। आप कम कमाकर भी अमीर बन सकते हैं अगर आप अपने पैसे को सही जगह लगाना जानते हैं, और आप बहुत ज्यादा कमाकर भी गरीब रह सकते हैं अगर आप सारे पैसे लायबिलिटी पे खर्च कर दें। अंत में ये सब आपकी वित्तीय साक्षरता पर निर्भर करता है। ये किताब एक दरवाजा खोलती है ये सोचने के लिए कि पैसे के साथ हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए। सही। ये हमें सवाल पूछने के लिए उकसाती है, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। और ये पूरी चर्चा पता है एक बहुत जरूरी सवाल पर आके रुक जाती है। क्या? किताब कहती है कि हमारा दिमाग ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है ना? हाँ, बिल्कुल। और एसेट वो है जो पैसा कमा कर दे। हाँ। तो आज के जमाने में, इस डिजिटल दुनिया में, स्कूल के बाहर सीखी गई ऐसी कौन सी स्किल या हुनर हो सकता है जो किसी के लिए सबसे कीमती एसेट बन जाए?